इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कुछ ऐसी प्रमुख संधियां या समझौते जो कि विभिन्न घटनाक्रमों में चर्चा का विषय बनी रहे थे। इनको लेकर के अगर देखा जाए तो समय समय पर अलग अलग प्रकार के सम्मेलन या फिर आपको लगातार आपको देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों के मध्य वार्षिक या द्विवार्षिक स्तर पर इसको लेकर एक चर्चा का टॉपिक रहता है। और इस कारण से इन संधियों और सम्मेलन या समझौतों को लेकर के आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट संधियां हैं या समझौते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं और आपको उन संधियों समझौतों के बारे में अच्छे से यहाँ पर एक रिवीजन करके जाना चाहिए एग्जाम में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परमाणु हथियार को लेकर ऐसी कुछ संधियां समझौते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए जिनके बारे में। सबसे देखिए पृथ्वी पे जो सबसे खतरनाक अगर हम कहें हथियार है तो वो बेसिकली आपका परमाणु हथियार होते हैं। और परमाणु हथियारों से बने बम या मिसाइल जो होते हैं वो सबसे कह सकते हैं कि खतरनाक एक आयुधों में से एक होता है। परमाणु हथियार देखा जाए तो आपको परमाणु विखंडन या परमाणु बम या परमाणु संलयन जो होते हैं, हाइड्रोजन बम जो होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं जो कि एक विखंडन पर आधारित है, दूसरा संलयन पर आधारित है। और दोनों यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं और बड़े स्तर पर यहाँ पर एक तबाही का आलम उपस्थित करते हैं। देखा जाए तो परमाणु हथियार जो होते हैं वो काफी शक्तिशाली होते हैं और एक पूरे शहर को नष्ट करने, संभावित रूप से लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने वाले होते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में अमेरिका के द्वारा पहली और आखिरी बार इनका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर यहाँ पर किया गया था। इन्हीं चीजों को लेकर एक संधि साइन की गई आगे चलकर जिसको हम कहते हैं परमाणु हथियार अप्रसार संधि। इसका जो उद्देश्य है परमाणु हथियारों इनकी तकनीकी के प्रसार को रोकना, दूसरा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और तीसरा परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। देखा जाए तो इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वर्तमान समय में 191 देश हैं, जिसमें 5 परमाणु हथियार संपन्न जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल है। साथ ही परमाणु हथियार संपन्न देश जिनमें से 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण किया हो या विस्फोट किया हो उन्हें यह दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कई देश इसमें आपको शामिल हो चुके हैं जो परमाणु आयुध यहाँ पर संपन्न है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया जैसे आपको देश में शामिल है। देखा जाए तो परमाणु हथियार अप्रसार जो संधि है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसके माध्यम से परमाणु संपन्न देशों के द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र यहाँ पर एक बाध्यकारी संधि के तौर पर इसे देखा जाता है। अब भारत और परमाणु अप्रसार संधि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का भी दृष्टिकोण परमाणु अप्रसार को लेकर बहुत ही स्पष्ट रहा है। भारत देखा जाए तो इसके अलावा पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिणी सूडान के साथ यहाँ पर आपको इसका सदस्य नहीं है। भारत एक भेदभाव पूर्ण निशस्त्रीकरण नीति के रूप में इसका विरोध करता रहा है। भारत की नीति पूर्णतः यहाँ पर स्पष्ट है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं करेगा और गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ इसका कभी उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा एनपीटी की भी यहाँ पर देखा जाए तो एक सम्मेलन किया गया जिसमें संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय यहाँ पर आपको समीक्षा करता है। परमाणु हथियारों के खिलाफ यहाँ पर संधियों को लेकर के इसका उद्देश्य देखा जाए तो हर जगह सभी के द्वारा किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर यह संबंध प्रतिबंध लगाता है, जिसको हम एनपीटी के नाम से भी आप जानते हैं, एनपीटी और सीटीबीटी के नाम से। जिन्हें में देखा जाए तो 1996 में निशस्त्रीकरण पर एक सम्मेलन का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाए यूएनजीए के द्वारा। हस्ताक्षरकर्ता जो है इसमें 185 देश हैं और संधि जो लागू अब तक इसमें नहीं है देखा जाए तो इसमें परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध सभी 44 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद इस संधि को यहाँ पर आपको लागू होगी। संधि पर बातचीत और अपनाए जाने से इसके समय परमाणु संधियां रखने वाले राज्य इसमें शामिल होंगे और 44 में से करीब 36 देशों ने अभी फिलहाल इसकी पुष्टि कर दी है। पुष्टि न करने वाले 8 परिशिष्ट 2 के देश हैं इसमें, जिसमें चीन, उत्तर कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका इसमें शामिल हैं। भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान ने भी संधि पर यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये सीटीबीटी को देखा जाए जो संगठन है ये संधि को बढ़ावा देता है ताकि यह लागू हो सके, लागू हो सके। और सीटीबीटी का जो संगठन का मुख्यालय है वो आपको वियना में है। अगली यहाँ पर एक और संधि है जिसको हम एमटीसीआर के नाम से जानते हैं। 1987 में देखा जाए जिसका जो फुल फॉर्म है वो है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि एमटीसीआर। ये एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है। कानूनी रूप से ये देखा जाए तो आपको बाध्यकारी नहीं है
और 1987 में देखा जाए तो G7 देशों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि गैर सदस्य देशों को 500 किग्रा विस्फोटकों के साथ 300 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम खतरनाक मिसाइलों, अन्य हथियारों या उपकरणों के निर्यात पर यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाता है। एमटीसीआर की जो श्रेणियां हैं देखा जाए तो यहाँ पर आपको श्रेणी 1 के अंतर्गत सभी प्रकार के रॉकेट और यूए सिस्टम जो कि 500 किग्रा से कम विस्फोटक या 300 किग्रा से ज्यादा के लिए यहाँ पर लिए हुए हैं। इस प्रकार की वस्तुएं बिना किसी शर्त के निर्यात के इनकार की यहाँ पे सशक्त धारणा के यहाँ पे अधीन है। इस तरह की वस्तुओं के निर्यात में इनकार करने की बिना शर्त मजबूत धारणा के यहाँ पे अधीन के साथ साथ एक और श्रेणी इसमें बनाई गई है जिसे हम श्रेणी 2 के नाम से जानते हैं। श्रेणी 2 में देखा जाए तो कम संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली मिसाइल संबंधित घटक तथा अन्य पूर्ण मिसाइल प्रणालियां जो की सीमा देखा जाए तो 300 किलोमीटर तक है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसका निर्यात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के यहाँ पर अधीन है। सदस्य देखे जाए तो इसमें आपको 35 देश शामिल हैं और भारत को वर्ष 2016 में एमटीसीआर में 35वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था। देखा जाए तो यह सदस्यों पर आपको बाध्यकारी होती है। गैर सदस्यों को जो एमटीसीआर के द्वारा नियंत्रित मिसाइलें और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। 1992 में दायरे को व्यापक विनाश के लिए यहाँ पर सभी हथियारों को परमाणु, रासायनिक और जैविक तक विस्तृत यहाँ पर कर दिया गया था। सचिवालय को देखें तो कोई भी औपचारिक सचिवालय यहाँ पर इसका नहीं है। फ्रांस जो है एमटीसीआर के संपर्क बिंदु के रूप में यहाँ पर कार्य करता रहता है। भारत के लिए अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हाई एंड मिसाइल यहाँ पर तकनीक, यहाँ पर कह सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर तकनीक की मिसाइल की तकनीक यहाँ पर इसके माध्यम से खरीद सकता है एमटीसीआर में शामिल होने के पश्चात, और अन्य देशों के साथ यूएई के विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रम भी यहाँ पर अब शुरू कर सकता है। एमटीसीआर और यूएन में देखा जाए तो कोई औपचारिक यहाँ पर संबंध नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अप्रसार और निर्यात नियंत्रण प्रयासों के लिए यहाँ पर ये प्रतिबद्ध है। अगला एक और ऐसा ही सेगमेंट है जिसे हम वासेनार अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, WA के नाम से जानते हैं। स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसे अनौपचारिक रूप से वर्ष 1996 में से स्थापित किया गया। इसने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण हेतु स्थापित शीतकालीन युद्ध समन्वय समिति का यहाँ पर स्थान लिया था। इसका उद्देश्य है कि उन देशों या संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी, सामग्री या घटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को यहाँ पर कमजोर करती हैं। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 42 सदस्य हैं। अधिकांशतः जो है वो नाटो और यूरोपीय संघ के इसमें राज्य के शामिल है। WA में अगर हम भारत की सदस्यता की बात करें तो भारत वर्ष 2017 में एक सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ और इसका नवीनतम यहाँ पर सदस्य है। भारत की सदस्यता का तात्पर्य कि इसे दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के धारक के रूप में यहाँ पर अब मान्यता प्राप्त हो गई है। एनपीटी का गैर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी में प्रवेश करने हेतु WA की सदस्यता यहाँ पर अब महत्वपूर्ण है। इसका सचिवालय देखा जाए तो वियना ऑस्ट्रिया में है और WA प्लेनरी निर्णयकारी निकाय जिसमें सभी भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है। प्लेनरी की जो अध्यक्षता है वार्षिक आधार पर परिवर्तित होती रहती है और भारत की अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर इसकी शुरू करेगा। तो इसलिए भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत यहाँ पर WA की प्लेनरी आपको निर्णय निर्माणकारी इकाई की यहाँ पर अध्यक्षता करने वाला है या कर रहा है इस समय। अगला देखिए यहाँ पर है रामसर अभिसमय जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसे आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में यहाँ पर आप इसे जानते हैं। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1971 में रामसर यानी कि ईरान में अपनाया गया। वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया और इसे आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल यहाँ पर घोषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व होता है। देखा जाए तो विश्व का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो पेंटानल दक्षिणी अमेरिका में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ष 1990 में मॉन्ट्रेक्स यानी कि स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया और यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहां भूमि मौसमी अथवा अस्थायी रूप से जल जैसे कि खारा या मीठा या ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति से यहाँ पर ढकी होती है। साथ ही यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान और बिलबोंग यानी कि नदी का वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो, लैगून, झीलों, बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में यहाँ पर हो सकती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो होता है हर वर्ष यहाँ पर 2 फरवरी को मनाया जाता है।
भारत की अगर हम बात करें रामसर अभिसमय से संबंधित, तो भारत में रामसर अभिसमय वर्ष 1982 में यहाँ पे लागू किया गया। रामसर स्थलों की कुल संख्या देखा जाए तो 75 है। चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, हरिके झील पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, वुलर झील जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख भारत के आद्यभूमि स्थल है जो रामसर साइट के रूप में शामिल है। इसके अलावा आर्द्रभूमियों के संरक्षण का प्रबंधन है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 को यहाँ पे अधिसूचित किया है। ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का भी यहाँ पर आपको प्रावधान करते हैं। प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें तो भारत के जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो वेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु में, जहां 14 रामसर स्थल आपको आर्द्रभूमि के शामिल है। इसके अलावा सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य के साथ साथ मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल जो आर्द्रभूमियां हैं भारत की, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक झील यहाँ पर मणिपुर शामिल है। अगला देखिए यहाँ पर है यूएन हाई सी ट्रीटी। यूएन हाई सी ट्रीटी क्या है? इसे हम BBNJ संधि या जिसे हम ट्रीटी ऑफ द हाई सी के रूप में इसे जाना जाता है। अनक्लॉज के ढांचे के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है। पहली बार देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक एकीकृत कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर यहाँ पर सहमति व्यक्त की। हाई सी जो ट्रीटी है यह संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राज्य के क्षेत्रीय समुद्र आंतरिक जल का यहाँ पर हिस्सा नहीं है, उनके अंतर्गत उन क्षेत्रों को संबोधित किया जाता है। संधि की जो पृष्ठभूमि है कि हाई सी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक अद्यतन ढांचे की मांग जो लगभग यहाँ पर 20 साल पुरानी है। यहाँ हाई सी की यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो देखा जाए तो वर्तमान में केवल 1.2% हाई सी यहाँ पर आपको संरक्षित है। विलुप्त होने के जोखिम में वैश्विक समुद्री प्रजातियों का यहाँ पर आपको 10% है। वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन, अम्लीकरण, प्रदूषण के यहाँ पर खतरे यहाँ पर लगातार आपको इस क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था वो 1982 में हस्ताक्षरित था और यह संधि अनक्लॉज के तहत यह तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो महासागरीय जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने, हाई सी में समुद्री क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए एक नई संस्था का यहाँ पर निर्माण करना, इसके साथ साथ महासागरों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए EIS के संचालन हेतु यहाँ पर जमीनी नियमों का निर्माण करना। प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रमुख देशों में यूरोपीय संघ, US, UK और चीन यहाँ पर आपको समझौते की यहाँ पर ब्रोकरिंग में आपको शामिल है। इंपॉर्टेंस देखें तो UNCBD COPIS पर 30x30 लक्ष्य सेट यहाँ पर आपको प्राप्त करना है, जिसके तहत यहाँ पर महासागर के 2/3 हिस्से पर तटीय समुदाय की आजीविका के संदर्भ में कानूनी संरक्षण उपाय, पृथ्वी की सतह पर लगभग 40% से कम यहाँ पर लुप्तप्राय प्रजातियों आवासों की व्यापक सुरक्षा, रोड ब्लॉक, विकसित विकासशील राष्ट्रों के बीच समुद्री आनुवांशिक संसाधन और अंतिम लाभ कैसे यहाँ पर साझा करना है, महासागरीय परिस्थिति तंत्र हमारे सांस लेने हेतु तो आवश्यक लगभग आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ग्रह के लगभग 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है उसका भी यहाँ पर ये अवशोषित अर्थात दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में भी यहाँ पर महासागर आपको काम कर रहे हैं। अगला यहाँ पर है आर्द्र सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय, जिसे हम ICH के नाम से यहाँ पर जानते हैं। भारत को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए यहाँ पर चुना गया, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो ये चर्चा का विषय रहा है। समिति के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहली चीज की समिति में देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन पद्धति के अनुसार यहाँ पर इनको चुना जाता है, अर्थात यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का चुना जाना, रोटेशन के आधार पर चुना जाना। भारत को देखा जाए तो वर्ष 2022 से 2026 अवधि के लिए चुना गया और भारत को कुल मिलाकर तीसरी बार यहाँ पर इसमें चुना गया है। और इससे पहले भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति को 2021 से 25 के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर चुना गया है। समिति के जो कार्य हैं जैसे कि अभिसमय कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना,
सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करना। यह समिति अमूर्त विरासत की सूची में किसी नई विरासत को शामिल करने के अनुरोधों की भी जांच करता है। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने का कार्य भी यहाँ पर आपको सौंपा गया है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003 के तहत अगर देखे गए हैं तो क्या क्या यहाँ पे प्रमुख बिंदु इसमें शामिल किए गए थे, जैसे कि इसका उद्देश्य परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्ति के साथ साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा करना है। इसके निम्नलिखित यहाँ पे 4 प्राथमिक लक्ष्य हैं। पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, दूसरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुरक्षित करना, तीसरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो वर्ष 2003 के अभिसमय के पश्चात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को 5 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, निष्पादन प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान उत्सव कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 14 भारतीय सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं और इनमें देखा जाए दुर्गा पूजा 2021, कुंभ मेला 2017 और योग 2016 यहाँ पर आपको सबसे बाद में जोड़े गए हैं, नवीनतम आपको जोड़े गए हैं। इसके अलावा देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है कि देखा जाए तो अभ्यास, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल, इनसे जुड़े उपकरण, वस्तु, कला, संस्कृत, उनसे जुड़े सांस्कृतिक क्षेत्र, समुदाय, समूह, व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में यहाँ पर पहचाने जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होने वाली संजीदा परंपराओं से एक तरीके से संरक्षित करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003 की यहाँ पे आधारशिला रखी गई थी। भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। अगला देखिए यहाँ पर है जैव शस्त्र अभिसमय BWC 1975। जैव शस्त्र सूक्ष्म जैविक एजेंटों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कवक या विषाक्त पदार्थों का उपयोग जानबूझकर करके मनुष्यों, जानवरों और पौधों को मारने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ औपचारिक नाम है, समझौते हैं, प्रतिबंध हैं, सदस्य हैं, महत्व हैं, उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका नाम है बैक्टीरियोलॉजिकल यानी कि जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके विनाश के निषेध पर एक अभिसमय। इसको जिनेवा में यहाँ पर इसको लेकर एक समझौता किया गया स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान। प्रतिबंध क्या लगाए गए इस समझौते के माध्यम से? जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। सदस्य देखे जाए तो इसमें 184 भागीदार देश हैं और 4 हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं। भारत देखा जाए तो इसका एक हस्ताक्षरकर्ता राज्य है। इसके अलावा महत्व क्या है? इसके माध्यम से हम सामूहिक विनाश के हथियारों की सभी श्रेणियों पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाने वाली यहाँ पहली बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण यहाँ पर संधि है। वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का यहाँ पर इसे पूरक भी माना जाता है। अगला देखिए यहाँ पे है रासायनिक शस्त्र अभिसमय CWC 1997। रासायनिक शस्त्र एक ऐसा रसायन होता है जिसके विषाक्त गुणों का उपयोग जानबूझकर किसी को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। युद्ध सामग्री, उपकरण, अन्य साजो सामान जिन्हें विशेष रूप से विषाक्त रसायनों से शस्त्र या हथियार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें भी हम यहाँ पर रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखा जाए तो वार्ता का जो आरंभ हुआ था निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1980 के दौरान हुआ। इसका देखा जाए तो अपना पुराने और प्रयोग किए जा चुके रासायनिक हथियारों को यहाँ पर इसके माध्यम से नष्ट करना था। सदस्यों को दंगा नियंत्रण एजेंटों, कभी कभी आंसू गैस के रूप में यहाँ पर संदर्भित, को भी स्वयं के कब्जे के रूप में यहाँ पर घोषित करना था। इसमें स्थापना देखा जाए तो CWC को शर्तों को लागू एवं क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1997 में रासायनिक शस्त्र निषेध अधिनियम की यहाँ पर स्थापना की गई। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 192 सदस्य हैं और 165 यहाँ पे हस्ताक्षर करता है। भारत भी इसका एक हस्ताक्षर करता है। और प्रतिबंध देखिए किन पर लगाया गया है तो इसके माध्यम से रासायनिक शस्त्रों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण और उपयोग पर, साथ ही साथ CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना और दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग
युद्ध विधियों के रूप में करना, इन सभी गतिविधियों पर, हथियारों पर यहाँ पर इसमें प्रतिबंध लगाए गए। तो देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रमुख संधियों और समझौतों को यहाँ पर हमने देखा है। इनको लेकर के समय समय पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे और इसलिए हमने यहाँ पर इनको लेकर यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अगले कुछ लेक्चर्स में यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तब तक यहाँ पर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करें। ज्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए यहाँ पर कंपल्सरी इन टॉपिक को जरूर पढ़ना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।